ओके, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। करंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय करंट। तो बेसिकली हम लोग बेसिक से देखेंगे। तो जहाँ भी कहीं भी अगर करंट होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट मीन्स व्हाट, फ्लो। करंट का मतलब होता है फ्लो। तो बेसिकली हियर द टर्म इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, व्हाट, electrons. Current means flow, the flow of electrons, that is the electric current. In simple word, the flow of electrons, ध्यान से देखना, the flow of electrons, that is the electric current. You know that electron is the subatomic particles, subatomic particle of an atom. अब मान लो कि एक एटम है। अब एटम में इन एन एटम देर आर थ्री पार्टिकल्स। अब एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स आप जानते हो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। वी नो दैट इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव पार्टिकल। प्रोटॉन इज पॉजिटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इट इज कॉल्ड चार्जलेस। नॉन नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, वी कैन से न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट। चलिए कोई आ रहे हैं, एक मिनट। ओके, दीक्षा और ये अभी ज्वाइन की है सोनाली। तो मैं ये बता रहा था, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एज आई टोल्ड यू, करंट मीन्स फ्लो। वी नो दैट एन एटम हैज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव पार्टिकल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव पार्टिकल एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस पार्टिकल। ओके, सो हियर, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये याद रखना कि जब तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन ही क्यों, वाई, वाई नॉट प्रोटॉन। प्रोटॉन का फ्लो क्यों नहीं होता है, न्यूट्रॉन का फ्लो क्यों नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो क्यों होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वाई ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो, प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन फ्लो क्यों नहीं करता है, क्या कारण हो सकता है। तो आप समझते होंगे, पढ़े होंगे आप लोग। नॉर्मली क्या होता है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज ए न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो किसी एटम के न्यूक्लियस में है। एंड इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में होता है। देख सकते हो कि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से कितने दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है। तो ऑफकोर्स बहुत ही कम हीट से जो है ये इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। इसलिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, फ्लो ऑफ प्रोटॉन या फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है, विदाउट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट। बिना इलेक्ट्रॉन के फ्लो का इलेक्ट्रिक करंट हो ही नहीं सकता। इतना कॉन्सेप्ट, ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्योंकि ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, फ्लो ऑफ प्रोटॉन। थर्ड, फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन एंड डी, फ्लो ऑफ एटम्स। तो आंसर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैं आपको ये बताया हूँ। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए, नीरज भी आ गया, अभी आया है। गुड श्रुति। देखो कितना कितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट। अगर वाटर का फ्लो होगा, जैसे वाटर है, आप जानते हो बहुत सारे ओशन है। अब ओशन में बहुत वाटर फ्लो होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, ओशनिक करंट, जलधारा। हिंदी में उसको जलधारा बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग
हिंदी में विद्युत धारा बोलते हैं। तो करंट का मतलब ही होता है फ्लो। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a cross section in unit time is defined as current. It is denoted by I. आप देखना ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अभी बताया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज बिकॉज न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि चार्ज का जो फ्लोइंग है, कौन से चार्ज, निगेटिव चार्ज, तो चार्ज का जो फ्लो है थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम इज डिफाइंड एज। अब सपोज ध्यान से देखो, सपोज ये एक वायर है, एक क्या है, एक वायर का मैं एक छोटा सा लेंथ लिया, सपोज वायर का लेंथ मैंने एल ले लिया, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द मीडियम दैट इज कॉल्ड कंडक्टर। तो नॉर्मली क्या है कि जो मेटल्स होता है दैट इज द कंडक्टर। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन इससे अगर पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिक करंट अगर इससे पास हो रहा है पर यूनिट टाइम मीन्स व्हाट, इन 1 सेकेंड। मैं फिर से बता रहा हूँ, इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में जो चार्ज पार्टिकल्स इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू पास होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। क्लियर, गॉट इट? फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसका ही फ्लो, तो फ्लो ऑफ चार्ज। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल आई से। आप इस डायग्राम में प्रॉपर देखो, आप देखो जो चार्ज है बेसिकली आप देख सकते हो चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q एंड इलेक्ट्रिक करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय I। चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ये चार्ज है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये जो फ्लो है यही है इलेक्ट्रिक करंट। ये जो चार्ज है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव चार्ज की, नेगेटिव चार्ज है, फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली करंट इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू इन द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स व्हाट, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। दैट्स वाई हम बोलेंगे I इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, I इक्वल टू Q अपॉन T। It means electric current, the charges passes through the cross-sectional unit in unit time, that is called electric current. I equal to Q by T. Clear? सब कुछ डाउट होगा तो पूछना आप लोग। Any doubt? I इक्वल टू Q अपॉन T। ओके, जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उन लोगों को कुछ डाउट है? नेहा, नीरज, दीक्षा, ओके रिस्पॉन्ड मी। आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो? ओके, दीक्षा गॉट इट। ओके ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या हो जाता है, Q अपॉन T। Q मीन्स क्या हो जाएगा, चार्ज। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना आप, अगर मैं पूछूं कि जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 20, 1.6 10 टू पावर माइनस 19 होगा, माइनस, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कुलम्ब। एक्चुअली चार्ज को कुलम्ब, चार्ज का जो यूनिट होता है कुलम्ब होता है, चार्ज का यूनिट, ये भी याद रखना क्वेश्चन पूछता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कुलम्ब होता है।
कूलम्ब। चार्ज का यूनिट क्या होगा? कूलम्ब होगा। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बेसिकली -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है लेकिन ये प्लस में होगा। प्रोटॉन का कितना होता है? प्लस में हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन इज चार्जलेस, तो ऑफकोर्स चार्ज क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव में होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव में होगा। इतना क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, so electric charge, that is the basic property of the matter. As I told you, basic property of the matter means what? Each and every matter is made up of atoms. हर एटम, हर जितने भी मैटर है सब एटम से बना होता है ना। एटम कंटेन्स 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ऑफ कोर्स सम मेटल हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव property, some atoms has electropositive प्रॉपर्टी। तो ये तो उतना डीप में नहीं जाएंगे, वरना मैं डीप में जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं उतना डीप में नहीं जाऊंगा। अब देखो मैथमेटिकल इक्वेशन, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम देन द इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी स्टेडी। देन अब देख सकते हो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट equal to flow of charges means Q upon unit time T. So electric current equal to flow of charges Q upon T. I equal to Q upon T. Clear? Got it? Okay, good. कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप लोग पूछ लेना। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरीज विथ टाइम। अभी मैंने क्या बताया कि इफ टाइम इज कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा तब हम बोलेंगे I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। बट अभी मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे चार्ज एक साथ, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि कभी कभी आप देखते हो कि शॉर्ट सर्किट होता है। अब शॉर्ट सर्किट होता है तो बहुत सारे चार्ज एक साथ ही वहाँ पे क्या होता है? फ्लो होने लगता है। तो फॉर द इंस्टेंटेनियस टाइम, फॉर इंस्टेंटेनियस टाइम हम बात कर रहे हैं एक छोटे से बहुत कम टाइम के लिए बता रहा हूँ, बहुत ही कम, मतलब मिली सेकेंड भी मान लो। मिली सेकेंड के लिए अगर करंट मापना हो तो सिंपल होता है I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। लेकिन जो लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो पढ़े होंगे, डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? डेरिवेटिव्स। तो हम क्या करेंगे? क्यू और टी का डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे। तो जो मैथमेटिक्स के होंगे उनको ही पता होगा, अगर नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछने वाला है। सिंपल आपको याद रखना है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब हम बात करते, ठीक है ये तो समझ में आ गया, लेकिन अभी मैंने बताया आपको चार्जेज, कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज। तो हम तो इलेक्ट्रिक करंट को I इक्वल टू एन ई, एन मीन्स नंबर ऑफ, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन यूनिट टाइम। ये भी तो हो सकता है। जी हाँ, ये भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब बताया आपको, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। तो एक यूनिट टाइम में मीन्स 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। अगर 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट को I इक्वल टू क्यू अपॉन टी भी बोल सकते हैं, I इक्वल टू एन ई अपॉन टी भी बोल सकते हैं, और I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी भी बोल सकते हैं। ये याद रखना, ये मैं एक जनरल इक्वेशन आपको यहाँ पे बता दिया हूँ। क्लियर? ओके, डन। गुड। तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू मीन्स चार्जेज, विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज इन यूनिट टाइम। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो एन ई अपॉन टी।
और फॉर द इंस्टंटेनियस टाइम मीन्स टाइम के बहुत ही कम, जैसे मिली सेकेंड, ओके, या हम बोल सकते हैं डेसी सेकेंड। तो ऐसे सिचुएशन में एन ई अपॉन डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एन ई अपॉन टी, इफ एन बी द नंबर ऑफ कंडक्शन, हाँ, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग क्रॉस सेक्शन इन टाइम टी, देन आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी, जो कि मैं आपको बताया अभी। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। मैंने आप लोग को बताया था, याद होगा, कि देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स, याद रखना, इसको भूलना मत। 7 फंडामेंटल, जैसे यूनिट ऑफ मास दैट इज केजी। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बताया आपको मोल होता है, ओके, देन लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडला होता है, CD से इसको इंडिकेट करते हैं। एंड लास्ट वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें से एक इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, जो कि मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था। तो ये भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स वैसे यूनिट जो दूसरे यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट यूनिट, द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट, जो दूसरे यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं होगा उसे हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट एम्पियर है, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन अदर यूनिट, सो वी कैन से एम्पियर इज अ फंडामेंटल यूनिट। एम्पियर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का फंडामेंटल यूनिट है, जो ऐसा यूनिट सिस्टम में आता है। इतना क्लियर? ओके, डन। कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग। ओके, ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर जो बताया था उसमें। अब हम बात करते हैं 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो अक्रॉस एनी ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड। अब बोलोगे सर क्रॉस सेक्शन क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द क्रॉस एक्शन? क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ध्यान देना। अब देखो, जैसे मैं एक वायर ले रहा हूँ, अब ये वायर की जो सरकमफ्रेंस आप देख रहे हो, वायर की जो सरकमफ्रेंस आप देख रहे हो, जिसको मैं दूसरे कलर से कलर कर देता हूँ, देख सकते हो वायर के ये सरकमफ्रेंस को मैं एक कलर कर रहा हूँ। तो ये जो देख रहे हो इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और क्रॉस सेक्शनल एरिया हम बात करेंगे तो यहाँ बात कर रहे हैं 1 मीटर स्क्वायर, ये कि मीटर में नहीं होगा, mm में होगा, 1 मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1 क्रॉस सेक्शन, ध्यान से देखना, इट इज डिफाइंड एज इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन में जो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है 1 इलेक्ट्रॉन में, ध्यान से देखना। तो अगर हम इसको करेंगे कि 1 कूलम्ब इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अगर इसको और करने आप जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, क्योंकि ये माइनस ऊपर जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आप समझ जाएंगे कि 1 कूलम्ब में
कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम में दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब बहुत ज़्यादा है, इतने इलेक्ट्रॉन्स पास करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकेंड में, उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। ओके, गॉट इट? राखी आ रही भी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो जाएगा बताओ? अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाता है आपको 65.3 मल्टीप्लाई 10⁻17 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो कि 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन पास होता है। मीन्स कि अगर कोई वायर है, अब इस वायर से इतने मतलब ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास होगा, उसे हम 1 एम्पियर बोलेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, हालांकि याद नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये याद करना है। सिर्फ इतना समझना है कि एम्पियर जो है बेसिकली वो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन पास किया, सिंपल कॉन्सेप्ट। 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया, दैट इज दी 1 एम्पियर ओनली, वही 1 एम्पियर होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो चार्ज है, वैसे यूनिट है, ऐसा यूनिट वो एम्पियर है। इतना क्लियर? गॉट इट? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ एनी कंडक्टर इन 1 सेकेंड? 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से, 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास हुआ, दैट इज दी एम्पियर ओनली। सो इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। बेसिकली क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में, आप लोग पढ़े होंगे वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, the quantity which has magnitude and direction both and follow the vectors law। जो vectors law है, जैसे ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, रेक्टेंगुलर लॉ, ऐसे बहुत सारे लॉ है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, दैट इज डायमेंशन, वो होता है, दोनों होगा। और अगर वेक्टर्स रूल को फॉलो करता है तब हम बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अदरवाइज द क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, इसमें दोनों है, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर। लेकिन ये वेक्टर क्यों नहीं है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर्स लॉ। जो वेक्टर्स का लॉ है उसको फॉलो नहीं करता है, सच एज ट्रायंगुलर लॉ, परपेंडिकुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, रेक्टेंगुलर लॉ, ऐसे लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ये सिंपल है, आपको सिंपल वर्ड में याद रखना है कि करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट टाइप ऑफ क्वांटिटी, यू मस्ट गिव द आंसर स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? ओके, गॉट इट? नीरज यादव को समझ में आया, बाकी लोग, श्रुति को भी समझ में आया? नीरज यादव एंड श्रुति, दीक्षा को भी आया? ओके, कृति, कृति, नेहा, प्राजक्ता को भी समझ में आया, ठीक है। कृति एंड नेहा, नेहा को भी ठीक है, चलिए। ओके, देन नेक्स्ट,
अब है एन इलेक्ट्रिक डिवाइस सेंड्स, ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप ले लो, सेंड्स आउट 78 कूलम ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन 6 सेकेंड्स, फाइंड द करंट फ्लो। तो अभी आप जानते हो कि करंट फ्लो क्या होता है। तो करंट फ्लो इक्वल टू बताया था आपको, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट मीन्स क्यू मीन्स चार्ज, कितना चार्ज है 78 कूलम्स, 78 कूलम्स इन कितने सेकेंड में 6 सेकेंड्स, मीन्स व्हाट 13, कितना हो जाएगा 13 एम्पियर, 13 एम्पियर। सो एक्चुअली इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 एम्पियर। ओके डन, सिंपल है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इस फॉर्मूला से आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, यस और नो। ओके अभी बताया था ना आपको, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इट मीन्स व्हाट, क्यू दिया हुआ है, चार्ज कितना 78 कूलम, टाइम दिया हुआ है 6 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा 13 6 जा 78, इट मीन्स व्हाट 13 एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट जो पास हो रहा है क्या 13 एम्पियर, बहुत सिंपल है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस दे देगा 13 एम्पियर। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ करंट ऑफ 10 एम्पियर। आप देखो बहुत सिंपल दिया है, करंट दे दिया है, करंट कितना दिया है, आई का वैल्यू दे दिया है 10 एम्पियर। ओके, इन 1 आवर टाइम दे दिया है, टाइम कितना है 1 आवर। अब 1 आवर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं बताया था सेकेंड, याद करो। तो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड, कितना होता है 3600 सेकेंड। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट what is the quantity of electricity, quantity of electricity means what, we have to find out the q। तो q इक्वल टू क्या होता है, जैसे अभी बताया आपको, I इक्वल टू q अपॉन टी, इट मीन्स q इक्वल टू I इंटू टी। तो एक्चुअली q हमें निकालना है, I का वैल्यू कितना दिया है 10 एम्पियर, t का वैल्यू कितना दिया है 3600, इट मीन्स कितना हो जाएगा 36,000। ओके डन, 36,000 कूलम्ब हो जाएगा, हमें कूलम्ब में लेना है, कूलम्ब हो जाएगा। ओके गॉट इट ना, कुछ डाउट तो नहीं। या अगर इसको 10 के बेस में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4, 4 कूलम्ब। ओके गॉट इट। ओके ठीक है, चलिए तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, सेम फॉर्मूला में लगाना है, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इट मीन्स क्यू इक्वल टू आई इंटू टी, और I का वैल्यू दे दिया है 10 एम्पियर एंड वी हैव टू टेक द टाइम इन सेकेंड, और टाइम दिया हुआ है 1 आवर, 1 आवर इक्वल टू मीन्स 3600 सेकेंड। तो सिंपल है, आप देख सकते हो, इससे हम फाइंड आउट कर लिए। तो क्या आंसर आ जाएगा 36,000 कूलम्ब। अब 36,000 कूलम्ब को अगर हम 10 के बेस में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1 2 3 4, 4 कूलम्ब। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप यू गॉट इट। नाउ अब देखो, जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, AC मीन्स ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, और DC मीन्स डायरेक्ट करंट। अब देखो, जो डायरेक्ट करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट आप देख सकते हो। तो ऑल्टरनेटिंग करंट AC, डायरेक्ट करंट DC। इन दिस ग्राफ वी कैन सी एट हियर magnitude and direction both varies with time. Simple, alternate in the sense means what, the magnitude and direction of the current varies, ये वैरी करता है। चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, सपोज ये एक कंडक्टर है और हम यहाँ पे क्या 10 वोल्ट, 10 वोल्ट जो है यहाँ से हम
पावर दे रहे हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे क्या 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है। तो ऑफ कोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज मीन्स व्हाट कि ऐसे फ्लो होगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे 10 वोल्ट है, अगर हम यहाँ पे 0 वोल्ट कर दिए और यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है एक्चुअली हायर टू लोअर फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक करंट हायर टू लोअर फ्लो होता है। तो इन दिस सिचुएशन ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ वैरी करता है। इतना क्लियर? ओके, जैसे कभी कभी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम क्या बोलते हैं, अभी वोल्टेज कम आया है या वोल्टेज बहुत ज़्यादा आया है। तो एक्चुअली जो सोर्सेज से हमें वोल्टेज मिलता है या हमें इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, अगर उसका वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रहा है, इट मीन्स व्हाट, दैट इज द ऑल्टरनेटिंग करंट। व्हाट, ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा, ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट करना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप कंप्यूटर या कोई डिवाइसेस आप यूज करते हो तो उसका जो करंट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके एक्यूरेसी के लिए, उसके करेक्टनेस के लिए वी यूज दी अदर एप्लायंस ऑल्सो। हम कुछ अदर एप्लायंस भी यूज करते हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं स्टेबलाइजर। तो स्टेबलाइजर क्या है, स्टेबलाइज करता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि सपोज हमें ट्रांसफार्मर से 260 वोल्ट या 270 वोल्ट या 250 वोल्ट हमें करंट सप्लाई हो रहा है हमारे घर तक। बट हमारे अप्लायंस जो है, जैसे मान लो कि हमारा एक कंप्यूटर है, अब हमारे कंप्यूटर को जो है सिर्फ और सिर्फ 100 वोल्ट चाहिए। अब ज़्यादा वोल्टेज से हमारा अप्लायंस ख़राब भी हो सकता है। इन दिस सिचुएशन हम क्या स्टेबलाइजर यूज करते हैं। स्टेबलाइजर क्या करता है बेसिकली कि जितना इसको इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यूस रहेगा, वो 100 वोल्ट रहेगा, इससे कम नहीं रहेगा। इन सिचुएशन अगर मान लो कि ये अगर 90 वोल्ट भी प्रोवाइड करता है तब भी इसको स्टेबलाइज करके 100 वोल्ट में कन्वर्ट करके वो इसको सेंड करेगा। या अगर 250 वोल्ट भी है फिर भी उसको 100 वोल्ट में कन्वर्ट करके उसको 100 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो करंट है दैट इज कॉल्ड डीसी। हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। बट हियर जो करंट यहाँ करंट देख रहे हो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। इतना क्लियर? ओके, डन। हेलो, ओके ठीक है, श्रुति को आया समझ में? ओके, चलिए मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। आप बैटरी वाले जो है, जो बैटरी वाला जो हम वॉच पहनते हैं, ओके, या बैटरी वाले आप टॉर्च यूज करते हो, तो जो सेल होता है, सेल वाले हम टॉर्च या सेल वाले हम वॉच यूज करते हैं बेसिकली। तो उसमें जो करंट होता है वो डीसी होता है, मीन्स डायरेक्ट करंट है। वो एक्यूरेट, मतलब जो अप्लायंस को जितना करंट चाहिए वो हमेशा ऑलवेज उतने ही अमाउंट एम्पियर का करंट पास करता है, ज़्यादा का पास नहीं करता या कम का पास नहीं करता। तो वो डीसी होता है। सेल, जितने भी सेल है या बैटरी, उसमें हमेशा डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन जो पावर ग्रिड है या पावर हाउस है, पावर ग्रिड है जहाँ से हमें इलेक्ट्रिक करंट हमारे घर तक आता है बेसिकली, तो वहाँ से जो करंट आ रहा है ट्रांसफार्मर तक, वो बेसिकली क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। कभी वोल्टेज ज़्यादा होगा, कभी वोल्टेज बहुत ही कम होगा। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि जो डीसी है, डीसी आप देख सकते हो, डीसी बेसिकली क्या है कि इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है वो हमेशा सेम होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज सेम, बट हियर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वैरीज विथ टाइम। आप देख सकते हो कि मान लो फर्स्ट सेकेंड में हम देखते हैं तो वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा था पावर, और अगर हम बात करते हैं सेकेंड में, मतलब दिस वन, कि वोल्टेज बहुत ही कम हो गया, मतलब मैग्नीट्यूड कम हो गया। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या बोलेंगे, इसको ऑल्टरनेटिंग करंट। बेसिकली ये इसको याद रखना, रेक्टिफायर इज द डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। रेक्टिफायर इज द डिवाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर और रेक्टिफायर ऐसे डिवाइस है जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। हियर अब देखो यहाँ पे पल्सेटिंग डायरेक्ट करंट एंड कांस्टेंट डायरेक्ट करंट।
अच्छा, पल्सेटिंग मीन्स व्हाट? यू नो पल्स, हमारा जो पल्स होता है मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि जस्ट वो पल्सेटिंग। अब देखो, जैसे हमारा वॉच है, हमारे वॉच में पहले क्या होगा, एक करंट को सेंड कर देगा, फिर कुछ टाइम रुक के फिर से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा, फिर कुछ टाइम रुक के फिर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करेगा। दैट इज कॉल्ड द पल्सेटिंग करंट। तो बेसिकली पल्सेटिंग डीसी हो सकता है और कांस्टेंट डीसी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे कि जो एसी है सोज हीटिंग इफेक्ट ओनली, इसमें सिर्फ और सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट मीन्स व्हाट, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर से होकर पास हो रहा है तो आप कुछ देर के बाद उसको अगर छूते हो तो आपको गर्म महसूस होता है, वो आपको हॉट लगता है, बिकॉज वो हीटिंग इफेक्ट से हीट हो गया है, गर्म हो गया है। तो एक्चुअली जहाँ पे भी ऑल्टरनेटिंग करंट है वहाँ पे सिर्फ हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट मीन्स व्हाट, वी कैन फील हॉटनेस दैट बॉडी थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट वॉज पास्ड। तो जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है अगर उसको हम छूते हैं तो हमें हॉट लगता है, बिकॉज इसमें हीटिंग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जहाँ भी डीसी है सोज हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। अब केमिकल इफेक्ट मीन्स ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। जैसे बैटरी, जैसे सेल होता है, अब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है बेसिकली उसमें केमिकल रिएक्शन होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इतना समझना है कि जहाँ डीसी है वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ये तीनों होता है। इट इज, अच्छा देखो ये बोलेंगे सर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट? बेसिकली जब इलेक्ट्रिक करंट कहीं से अगर पास करते हो उसके अराउंड अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है। अट्रैक्टिव फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो बेसिकली जो मैग्नेटिज्म मटेरियल है उसको अपने ओर अट्रैक्ट करता है, उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। नॉर्मली ऑल्टरनेटिंग करंट का सिंबल आप देख सकते हो क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है। लेकिन अगर डीसी का सिंबल, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे बचपन में जो बैटरी से हम जोड़ते हैं तो हम ऐसे यूज करते हैं, याद होगा शायद से आप लोग को। जैसे एक बैटरी है मान लो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बल्ब को जोड़ दिया, एक बल्ब है जिसको हम जोड़ दिया। ओके, तो आप देखो जो डीसी होता है इसको हम ये सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, इन आर हाउसेस एसी इज सप्लाइड, हमारे घर तक जो करंट आता है वो एसी है, मैं पहले बता दिया हूँ। कितना होता है, 220 वोल्ट मीन्स 15 हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी 15 हर्ट्स, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बेसिकली वो 220 वोल्ट होता है। ओके, डन। ओके गुड। ओके देन नेक्स्ट, इन डिफरेंट सिचुएशन करंट कैरीज आर डिफरेंट, अलग अलग सिचुएशन में जो करंट कैरीज है वो अलग अलग हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो सॉलिड है, अब सॉलिड पहले आपको समझना पड़ेगा। कंडक्टर, व्हाट इज मीन बाय कंडक्टर? कंडक्टर का मतलब क्या है? द थिंग और ऑब्जेक्ट which allows to pass the electric current। तो सिंपल है, द ऑब्जेक्ट और द थिंग विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए अलाउ करेगा, परमिशन देगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। हिंदी में इसको सुचालक बोलते हैं, कंडक्टर। बेसिकली जो मेटल्स होता है, क्या होता है याद रखना, जितने भी मेटल्स है वो कंडक्टर होता है। मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, ओके, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है, सारे मेटल्स है। ऑल दीज आर दी व्हाट, मेटल्स, एंड ऑल दीज अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। सो ऑफकोर्स ये सब के सब क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो सॉलिड है, आप सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, सिल्वर
और गोल्ड, ये सब के सब, देखो सिल्वर का सिंबल Ag होता है और गोल्ड का Au और आयरन का जो है Fe होता है, याद रखना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सॉलिड जो कंडक्टर्स है लाइक मेटल्स करंट कैरीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री में जा रहा हूँ। नॉर्मली क्या है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन लूजर, मेटल लूजेज दी इलेक्ट्रॉन्स, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इसलिए बोल रहा है कि जैसे ही अगर हीटिंग इफेक्ट होता है, जरा सोचो कि एक आयरन का वायर है, एक लोहा का वायर है, आयरन का वायर है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इससे पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट होता है, जैसे ही गर्म होगा हीट होगा, हीट मीन्स हीट एनर्जी, जैसे हीट एनर्जी होगा आउटर सेल में, मेटल के आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लिबरेट हो जाता है, वो फ्री हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हो इन सॉलिड कंडक्टर्स लाइक मेटल्स करंट कैरीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जो साइंस के नहीं है उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। ओके, अब हम बात करते हैं लिक्विड्स। इन लिक्विड्स करंट कैरीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। जहाँ भी लिक्विड होता है, अब आपने पढ़ा होगा बचपन में कि नॉर्मली जो सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, NaCl, सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर के साथ, अगर हम वाटर में क्या करते हैं, इसको हम डिजॉल्व करते हैं, तब जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो ब्रेक हो जाता है Na+Cl-, Na+Cl-। आप देख सकते हो जहाँ लिक्विड है वो क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो लिक्विड में जो करंट पास होता है वो पॉजिटिव आयंस एंड लिक्विड आयंस के फॉर्म में। और जो भी द सॉल्यूशन विच हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। चलिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो प्योर वाटर है उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता, लेकिन अगर प्योर वाटर में थोड़ा भी सॉल्ट आप मिक्स कर देते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि जो सॉल्ट है NaCl है वो सोडियम प्लस आयन एंड क्लोरीन माइनस आयन में ब्रेक हो जाता है, और इसीलिए इससे होकर करंट पास होने लगता है। आपने एक मूवी देखा होगा 3 इडियट, तो उसमें ये बताया भी है। तो ये जो है, जो भी सेलाइन वाटर है उससे होकर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है। तो इन लिक्विड करंट कैरीज आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। गैसेस, इन गैसेस करंट कैरीज आर पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स बस कुछ देर तक ही, कुछ दूरी तक ही होता है। अब है, मैंने आपको बताया था कि पहले बताया कंडक्टर। ओके, दूसरा आप देख सकते हो यहाँ पे है कॉन्सेप्ट सेमी कंडक्टर। पहले मैं कंडक्टर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ इंसुलेटर। इंसुलेटर, इंसुलेटर मीन्स व्हाट, द थिंग विच डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिक करंट। वो चीज़ें, वो वस्तु जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देता है वो हो जाएगा इंसुलेटर। जैसे नॉन मेटल, जितने भी नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज द ओनली नॉन मेटल which is conductor of electricity. Graphite is the only non-metal which is the conductor of electricity. All other non-metals are insulator of electricity. It means they do not allow to pass the electric current through them. उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक इंसुलेटर है, दूसरा कंडक्टर है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सेमी कंडक्टर। व्हाट इज द सेमी कंडक्टर? तो इन सेमी कंडक्टर्स करंट कैरीज आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपने पढ़ा होगा कि नॉर्मली जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप के एलिमेंट होता है, मेटल,
that is conductor, non-metal, that is insulator, and third one that is called metalloid. Metalloid, it behaves as metal as well as नॉन मेटल बोथ. ये मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ बिहेव करता है. अब जो मेटलॉइड में मैं कुछ बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में आता है. एक बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी. ये जो पांच आप देख रहे हो, एंटीमनी, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, ये सब क्या है? सब सेमी कंडक्टर है. ऑल दीज आर दी व्हाट? सेमी कंडक्टर. एंड ये जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरफ बिहेव करता है. एग्जाम्पल के लिए, ऑल दीज आर दी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज मेटल्स आर ऑल्सो दी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मतलब ये सब भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है और ये भी इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है. मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये मेटल जैसा बिहेव करता है. लेकिन जरा सोचो कि नॉन मेटल में क्या होता है कि विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेसिस्टेंस डिक्रीजेज. रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है. मेटल में क्या होता है कि विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस इंक्रीजेज. आगे मैं पढ़ाऊंगा रेसिस्टेंस क्या होता है, सिर्फ अभी समझो कि मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस बढ़ता है, नॉन मेटल में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस घटता है. सेम वे यहाँ पे क्या है कि मेटलॉइड में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम होता है, घटता है. इसका मतलब अभी ये नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है. तो अब देख सकते इसी को मतलब मेटलॉइड. आपने देखा होगा कि हमारा मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैब है, उसमें जो मदरबोर्ड होता है या सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वो सब के सब किससे बना होता है? सिलिकॉन से. किससे बना होता है? सिलिकॉन से. आई बात समझ में? सिलिकॉन से बनाने का यही बेनिफिट है कि वो सेमी कंडक्टर है. क्या है? सेमी कंडक्टर है. टेम्परेचर बढ़ भी गया तो रेसिस्टेंस कम होगा, उल्टा अच्छा है. ओके, तो इसलिए अभी इतना डीप में जाना, सिर्फ इतना समझना है कि सेमी कंडक्टर, इन सेमी कंडक्टर्स करंट कैरीज आर होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, डन. ओके, अब देखो ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप समझ जाओगे. ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या कहता है? व्हाट इज द करंट which flows in the conductor is proportional to the potential difference which causes its flow at constant temperature and pressure. तो यहाँ पे V इक्वल टू आई आर. V इक्वल टू क्या हो जाता है? आई आर. अब मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पे ओम्स लॉ बोलते हैं द करेंट विच फ्लोज इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन्स व्हाट? जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करेंट. अब आप यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ ध्यान, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट. अब ध्यान से देखो आप, मैं दो पोटेंशियल डिफरेंस ले रहा हूँ. जैसे मान लो कि ये वायर है. अब ये वायर में मैं यहाँ से जो वोल्ट मैं दे रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 10 वोल्ट और यहाँ पे 5 वोल्ट है. अब मैं दूसरा वायर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 वोल्ट और यहाँ पे 2 वोल्ट है. अब गौर से देखो पोटेंशियल डिफरेंस किस में ज़्यादा है और किस में कम है. इन दोनों के अगर हम बीच की डिफरेंस लेंगे, इन दोनों के बीच की डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो कितने का डिफरेंस है? इन दोनों का डिफरेंस है 5 वोल्ट का डिफरेंस है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 3 वोल्ट का डिफरेंस है. इट मीन्स व्हाट? कि फर्स्ट वाले वायर में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, सेकेंड वाले वायर में कम इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब ये एंड से ये एंड के बीच में, ये दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल है उसमें कितना डिफरेंस है? इसमें 5 वोल्ट का डिफरेंस है, इसमें 3 वोल्ट का डिफरेंस है. जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा. इतना क्लियर? ओके. देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है
कि सपोज कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो गया है, या मान लो जिस वायर से करंट पास हो रहा है वो वायर टूट गया है, टूट करके वो क्या हो गया, अर्थ में आ गया है, अर्थ पे आ गया है। इन दैट सिचुएशन क्या होगा? तो ऑफ कोर्स आप जानते हो कि अर्थ के पास जो है वो, मान लीजिए एग्जांपल के लिए ध्यान से देखना भी, एक वायर है जो ऊपर से 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। कितना? 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इतना वोल्टेज जो है जा रहा है। अब जरा सोचो, अचानक अगर ये वायर यहाँ से टूट गया, ये वायर टूट के नीचे आ गया ज़मीन पे। अब मान लो कि यहाँ पे 230 वोल्ट है, हमारे घर पे 230 वोल्ट है, तो डिफरेंस कितने का है? सिर्फ 20 वोल्ट का डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही वायर टूटता है, अब वायर टूटेगा और कहीं भी टच हो गया, इन शॉर्ट हमारे अर्थ पे आ गया, मीन्स यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का होगा? यहाँ पर डिफरेंस 250 का, 250 माइनस जीरो मीन्स 250 वोल्ट। अब देखो इस पोजीशन पे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, इसलिए जहाँ भी शॉर्ट सर्किट होता है आप देखते होंगे वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है, और ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे फायर लग जाता है, आग लग जाती है। तो आग लगने की मेन वजह आप देख सकते हो। इतना क्लियर? जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, अच्छा एक चीज़ और याद रखना आप, कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस डायरेक्शन में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर इधर हो रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज फ्लो इन द ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज मीन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन है। अब सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जहाँ से होगा तो इधर से ही होगा। किधर हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ हो रहा है, पॉजिटिव की तरफ हो रहा है। इधर है हायर पोटेंशियल, इधर है लोअर पोटेंशियल। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट उल्टा होता है, ऑपोजिट। आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो एक्चुअली यहाँ पे दिख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो एक्चुअली लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हो रहा है। ओके, इस इमेज में आप क्लियर देख रहे होंगे। पोटेंशियल मीन्स जैसे मैंने बताया ना, कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक वायर है। अब इस वायर पे अगर हम देते हैं 100 वोल्ट, यहाँ के 100 वोल्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं, और सपोज यहाँ पे एक छोटा सा बैटरी लगा देते हैं जिसमें सिर्फ 10 वोल्ट है। अच्छा छोड़ो ना, इसका छोड़ो, हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं, तो जो मोबाइल हम लोग चार्ज करते हैं बेसिकली, तो हमारे मोबाइल में पोटेंशियल बहुत ही कम होता है। लेकिन जिस इलेक्ट्रिक जो भी बोर्ड में हम लगाते हैं या जहाँ से भी वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो वोल्टेज ज़्यादा होना मीन्स पोटेंशियल ज़्यादा होना। हमारे मोबाइल में क्या है? पोटेंशियल कम होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बोर्ड से जहाँ पे भी आप मोबाइल लगाते हो, जो प्लग में लगाते हो, वहाँ से करंट हमारे मोबाइल की तरफ आ रहा है, ना कि हमारे मोबाइल से ऑपोजिट की तरफ जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हमारे मोबाइल से ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ जो है वो करंट पास नहीं होगा। तो ये याद रखना, यही है कि सपोज यहाँ पे 100 वोल्ट है और यहाँ पे 10 वोल्ट है। मान लीजिए हमारा मोबाइल है, यहाँ सपोज कि हमारा बोर्ड है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है फ्लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इतना क्लियर? ओके, क्लियर ना? डाउट तो नहीं है? अब इधर देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि एक वायर है, दिस इज वायर।
अब यहाँ पे देखो कि पॉइंट ए पे 50 वोल्ट चार्ज, अब यहाँ पे देखो क्या है, पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेसिकली वी ए माइनस वी बी, मतलब 50 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, दैट इज 30 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ऑफकोर्स जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखना, मैंने लिखा कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम इसको हटाते हैं तो आर इज द कांस्टेंट, आर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बेसिकली व्हाट इज आर, दिस आर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ये जो आर है उसे हम बोलते हैं रेसिस्टेंस बोलते हैं। दिस आर इज व्हाट, रेसिस्टेंस। आगे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो सिंबल आप देख रहे हो बेसिकली ये रेसिस्टेंस का है, इसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करते हैं। इतना क्लियर? तो आपने ये समझ गया कैपिटल आर, V इक्वल टू, इतना याद रखना, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलो अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि R क्या है, बेसिकली व्हाट इज R। जरा सोचो कि आयरन हो या कॉपर हो या गोल्ड हो, जो भी कंडक्टर है, अगर उससे इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो ऑफकोर्स उस कंडक्टर हैज सम प्रॉपर्टी विच अपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास। अब जो है वो अपोज, जैसे एग्जांपल के लिए जरा सोचो कि एक स्मूथ रोड है जिस पे आप बाइक चला रही हो, और एक जो है वो थोड़ा सा जो है क्या है, रफ रोड है जिस पे आप बाइक चला रहे हो। तो ऑफकोर्स जहाँ पे रफ रोड है वहाँ पे बाइक चलाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ ऑपोजिट फोर्स, एक ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करता है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। सेम वे यहाँ भी होता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है जिसके होकर के इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो उसको ऑपोज करता है ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण एक ऑपोजिशन फोर्स क्रिएट होता है। सो दैट ऑपोजिशन फोर्स इज द रेसिस्टेंस ओनली। जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना कम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो अब जरा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ जाएंगे आप। आप अक्सर देखते होंगे क्या बोलते हैं, कॉपर वायर अच्छा वायर है, आयरन वायर अच्छा वायर नहीं है, एल्युमिनियम वायर उतना अच्छा वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉपर वायर में रेसिस्टेंस कम होता है, कॉपर वायर में रेसिस्टेंस कम होता है, आयरन वायर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा इट मीन्स व्हाट, ये ज़्यादा अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, कॉपर वायर कम अपोज कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने से। तो वैसे देखो अब हम बोलेंगे द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिल्वर होता है, ये याद रखना, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करेंगे, सपोज एक वायर है, सपोज दिस इज द वायर, एक हम वायर लिए हैं, एक कंडक्टर लिए हैं, इस कंडक्टर का लेंथ हम L से इंडिकेट करते हैं, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक करंट इज पासिस थ्रू इट इन T टाइम, कितने टाइम में, T टाइम में पास होता है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हो यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, A है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वायर अगर ज़्यादा मोटा होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, अगर वायर अगर बहुत पतला होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ही कम होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे बोलता है कि इलेक्ट्रिक करंट, ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। जरा सोचो कि अगर आपको बाइक से जाना है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में सपोज 3 स्पीड ब्रेकर है, लेकिन अगर आप जाते हो 5 किलोमीटर उसमें 20 स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो एक्चुअली जो रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जितना ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। लेकिन ज़रा सोचो क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर जितना पतला वायर होगा उतना कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, जितना मोटा वायर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। इट मीन्स व्हाट, कि रेसिस्टेंस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इन शॉर्ट हम इसे बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, इसलिए हम बोलेंगे R इक्वल टू रो L अपॉन ए, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ये जो रो का सिंबल है दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी एंड R इक्वल टू रो L अपॉन ए। इतना क्लियर? जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, और जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, राइट? ओके, क्या फिर से एक्सप्लेन करूं, रिपीट करूं? बोलिए। हेलो, कृति, नेहा, प्राजक्ता, श्रुति, बताइए। तो आवाज आ रही है या फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अगर कुछ डाउट है तो पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो। सपोज दिस इज द वायर, ये क्या है? एक वायर है। अब इससे, अब ये वायर का जो ये एरिया देख रहे हो, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया डिनोटेड बाय ए। लेंथ ऑफ द वायर जो भी है, लेंथ ऑफ द वायर मान लो इज एल, लेंथ एल है। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट इससे पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर पास होगा तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना। आप जरा सोचो कि जो मेटल्स है जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, अब मेटल्स के अंदर भी कुछ ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा जैसा कि अभी मैं कुछ देर पहले बताया था कि एक्चुअली निगेटिव जैसे पॉजिटिव की तरफ जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इट मीन्स व्हाट, पॉजिटिव पार्टिकल्स जैसे ही फ्लो होता है तो जो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर देता है, बिकॉज क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव पार्टिकल्स, तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो भी मेटल्स है, जो भी कंडक्टर है, दैट ऑपोजेज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास इट, तो वो जो ऑपोज कर रहा है दैट इज कॉल्ड द रेसिस्टेंस। वो क्या है, रेसिस्टेंस है। अब जरा सोचो कि जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ भी रेसिस्ट हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। जितना छोटा लेंथ होगा उतना कम रेसिस्टेंस होगा। इट मीन्स व्हाट कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। देखिए, अगर हम बात करेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा दिया तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा, क्योंकि उसका रूट जो है हाईवे हो गया, पहले रोड था अब हाईवे हो गया, तो हाईवे में ज़्यादा व्हीकल्स पास होगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट नहीं, गलती हो गया, रेसिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और रेसिस्टेंस जो है वो एक्चुअली क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इस दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, दिस इज एल अपॉन ए, और यहाँ पे आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। अब ये अलग अलग, जैसे आयरन का कुछ और हो सकता है, कॉपर का कुछ और हो सकता है, तो ये रो जो है वो रेसिस्टिविटी है। क्या है, रो रेसिस्टिविटी है। This is the property of the conductor, this is the property of the metals,
किसी में ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। इतना क्लियर? ओके। चलिए मैं इसको भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. इट मीन्स I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V. पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स व्हाट, आप देख सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल एट पोजीशन A माइनस पोटेंशियल एट पोजीशन B, 50 माइनस 20 दैट इज 30 वोल्ट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा. तो एक्चुअली I इक्वल टू V आर, I इक्वल टू, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, V इक्वल टू आई आर. V इक्वल टू, ओम्स बोलता है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगा. तो V इक्वल टू आई आर. इन दिस सिचुएशन V इक्वल टू I मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, R को अभी बताया था कि R इक्वल टू, अभी हम लोग फाइंड आउट किए, रो एल अपॉन ए. रो एल अपॉन ए मीन्स रो एल अपॉन ए, हम ऐसे बोल सकते हैं. तो V इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इंटू रो एल अपॉन ए. हालांकि इतना डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो आप लोग. क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सिंपल, कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस रिलेशन इज गिवन बिलो. तो इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक करंट और रेसिस्टेंस में क्या रिलेशन है, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ पे लिखेंगे आई, V इक्वल टू आई आर है, तो हम I इक्वल टू क्या करेंगे, V अपॉन आर. V अपॉन आर इट मीन्स व्हाट, इन्वर्सली रिलेशन है. क्या है, इन्वर्सली रिलेशन है. जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस उतना कम इलेक्ट्रिक करंट, उतना कम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जितना कम रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसलिए मैं ये इक्वेशन बता रहा हूँ कि कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग इसको सॉल्व करके बता सकते हो. अब देखो रेसिस्टेंस वर्सेस रेसिस्टिविटी क्या डिफरेंस है. अभी मैं कुछ देर पहले बताया है वही है. रेसिस्टेंस का सिंबल आप देख सकते हो, रेसिस्टेंस का सिंबल ये होता है बेसिकली. रेसिस्टिविटी जो है, अभी ये रो को, ये जो रो अभी बताया था इसी को बोलते हैं रेसिस्टिविटी. इसी को क्या बोलता है, रेसिस्टिविटी. तो रेसिस्टेंस मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज व्हाट, कंडक्टर. द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो दैट इज द व्हाट, रेसिस्टेंस, जो मैं आपको अभी कुछ देर पहले बताया था. इट इज अ काइंड ऑफ द अपोजिट फोर्स. नॉ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज शेप ऑफ कंडक्टर. ये साइज शेप कितना बड़ा है कितना छोटा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल या प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है. आई बात समझ में. इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल. मटेरियल मीन्स वर्क कि कंडक्टर किससे बना हुआ है, कंडक्टर किससे बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और प्रेशर पर डिपेंड करता है. ये साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता है. अब मान लो कि अगर ये बना होगा आयरन का तो रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर यही बना होगा सिल्वर का तो रेसिस्टेंस कम होगा, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको कि रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है. राइट, ओके. ओके, डन. बोलो. ओके. तो नॉर्मली द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम. एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या है, ओम है. ये क्या है, सिंबल ओम का है. द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज वो ओम. रेसिस्टेंस इसलिए ओम्स लॉ बोलते हैं, ओम है एसआई यूनिट. अच्छा, यूनिट ऑफ, अब देखो हम यहाँ पे अगर हम निकालते हैं, निकालने के लिए देखो इसका क्या होता है, ओम होता है आर का. इसका हमें रो का फाइंड आउट करना है, तो रो का अगर फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, आर इंटू एरिया. तो आर इंटू एरिया हो जाएगा
मतलब ओम मीटर हो जाएगा। आप जानते हो एरिया का मीटर होता है, आर का ओम होता है, तो इसको ओम इंटू मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर होगा। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज व्हाट, ओम मीटर स्क्वायर, ओम मीटर स्क्वायर, ये याद रखना है। यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी दैट इज ओम मीटर स्क्वायर, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस दैट इज ओम, सिंबल इज दिस ओम, इसको लिखते हैं OHM, ओम। Inverse of resistivity is conductivity. It means what? Conductivity that is the property to allow the electrons or allow the electric current, मतलब जो conductivity होगा उसमें flow of electron को oppose नहीं करता है, उल्टा support करता है। Simple concept है। Resistivity फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है, कंडक्टिविटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट करता है। तो जो सपोर्ट करेगा कंडक्टिविटी, जो अपोज करेगा रेसिस्टिविटी। इसलिए जो कंडक्टिविटी है उसको ओम इन्वर्स कर दो, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। किससे? सिग्मा से इंडिकेट करते हैं, सिग्मा। तो सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सिग्मा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। इट मीन्स रेसिस्टिविटी को हम क्या करते हैं, रो से इंडिकेट करते हैं। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। रो का भी बताया था कि रो का भी क्या बताया था, ओम मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा का क्या हो जाएगा, सिग्मा का क्या 1/ओम मीटर स्क्वायर। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट जाएगा ओम मीटर इनवर्स, क्या हो जाएगा, इनवर्स है, ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये इनवर्स में आ जाएगा, देख सकते हैं ये पूरा क्या है, इनवर्स में आ गया। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं ये सब एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग को थोड़ा और बोरिंग होगा, इसलिए क्योंकि आप लोग अगर साइंस के स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट नहीं हो तो प्रॉब्लम होती है। तो मैं ये ओरिजिन ऑफ रेसिस्टिविटी को बता दूं, चलो मैं एक बार बता देता हूँ, रीड कर देता हूँ, आप समझ जाओगे। इन मेटेलिक कंडक्टर्स द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर सेल आर लेस बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, क्योंकि ये थोड़ा साइंस का है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होता है, 13 होता है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 8 + 2 + 3 13 हो गया। तो ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसी बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा तभी समझ पाओगे। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही बोल रहा है कि आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन है आर लेस बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से जितना दूर होगा, न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उतना कम बाउंडेड होगा, उतना कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा बिटवीन दी प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है बेसिकली कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस में होता है। यहाँ प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे आउटर मोस्ट है, उसमें क्या है कि कम फोर्स होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन बहुत ही इजीली लिबरेट हो जाता है। वही बोलता है कि ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर सच वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आइए बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लिबरेटेड फ्रॉम एटम लिविंग बिहाइंड पॉजिटिव चार्ज आयन। आप जरा सोचो कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया ड्यू टू हीट एनर्जी, अगर ये लिबरेट हो गया तो एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, इसे हम बोलते हैं एल्युमिनियम 3+। ओके, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज पॉजिटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा डीप में हो गया। तो दीज आयंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑन लैटिस पॉइंट। अब ये जो कंडक्टर है उसके जो ज्योमेट्रिकल लैटिस पॉइंट, मान लीजिए हम ये शेप ले रहे हैं क्यूबॉइड का, क्या ले रहा है, ये क्यूबॉइड का शेप है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो लिबरेट हो गया है वो लैटिस पॉइंट जो होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, अरेंज हो जाता है। तो दीज लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद द आयंस। तो जब अब इससे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा
तो बेसिकली क्या है कि वो आयन से कोलाइड होगा, इलेक्ट्रॉन जो आप देख रहे हो जो लिबरेटेड है वो कोलाइड होगा। तो इससे उसी को बोलते हैं कि जब कोलाइड होगा, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा पॉजिटिव पार्टिकल्स, सिंपल सी कौन है कि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस वहीं से शुरू होता है, रेसिस्टिविटी। आई बात समझ में? तो थोड़ा ये डीप में है, एक बार पढ़ेंगे समझ जाएंगे, ये थोड़ा केमिस्ट्री का भी इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब दूसरा है ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है कि मान लो कोई कंडक्टर है, अब किसी कंडक्टर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, बट वो जो कंडक्टर है उसमें भी तो एटम से बना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करता है। जब वो फ्रीली मूव करता है इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना, जब फ्रीली मूव करता है इलेक्ट्रॉन तो एक्चुअली जो है कभी इसका डायरेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो इसका वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, सेम होता है। लेकिन इसके अंदर जो है वेलोसिटी कम और ज़्यादा होता है। दैट इज द ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द रैंडमली आफ्टर कोलाइडिंग विद द आयंस, सच डायरेक्शन एंड velocities of electrons after collision in such that sum of velocity is zero. इट मीन्स व्हाट कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है, तो अगर हम पूरा का पूरा एवरेज लेंगे तो ज़ीरो होगा, लेकिन इंडिविजुअली इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होता है, इंडिविजुअली होता है। तो नेट चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज जीरो, कॉजिंग नो इलेक्ट्रिक करंट। इसलिए जो कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते हैं, या अगर इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा। अभी मैं बताया आपको कंडक्टर क्या है। कंडक्टर मैं बता दिया हूँ। जो कंडक्टर होता है, ध्यान से देखना कि कंडक्टर में जो रेसिस्टिविटी होता है वो 10 टू द पावर -8 ओम से लेकर के 10 टू पावर -6 ओम तक होता है। ये रेसिस्टिविटी है, ओम मीटर। अगर हम बोलते हैं इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा होता है, आप देख सकते हो इंसुलेटर में कितना है, 10 टू पावर 18 टाइम्स ग्रेटर दैन द मेटल्स। रेसिस्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अभी बताया था आपको कि मेटलॉइड है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स दिया हुआ है। इतना क्लियर? एक बार रीड करना पड़ेगा। ओके ओके, डन। अगर ये नहीं भी करोगे चलेगा, कोई बात नहीं। ये थोड़ा डीप में हो जाता है, बिकॉज अगर आप सपोज एसएससी सीजीएल का जो टायर 2 है उस समय ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। टायर 2 में, टायर 1 में तो नहीं पूछेगा, टायर 2 में पूछ सकता है। अब देखो, हम रेसिस्टेंस की बात कर रहे थे। रेसिस्टेंस को अगर हम दो रेसिस्टेंस को, ये इंपॉर्टेंट है, अगर हम दो रेसिस्टेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज मतलब क्या, आप देख सकते हो कि ये कंडक्टर है और इसको हम दूसरे रेसिस्टेंस से जोड़ दिए हैं, इसको फिर हम तीसरे से जोड़ दिए हैं, ऐसे हम क्या है एक और रेसिस्टेंस हम ले सकते हैं, इसको भी हम जोड़ सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो कि रेसिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ रहे हैं, सीरीज मतलब एक लाइन में जोड़ रहे हैं, आप देख सकते हो। अब मान लो कि इससे हम आई करंट पास कर रहे हैं, आई करंट पास कर रहे हैं, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना कि पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पे जाता है और बीच में अगर रेसिस्टेंस है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्या हो जाएगा कि है तो यहाँ पे 4 वोल्ट ही जाएगा, यहाँ पे 3 वोल्ट ही जाएगा, यहाँ पे 2 वोल्ट, यहाँ पे 1 वोल्ट, बिकॉज यहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो रेसिस्टेंस से क्या है, वोल्टेज कम हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो, हर जगह पे इलेक्ट्रिक करंट सेम है, हर जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट सेम है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस आप देख रहे हो वो वैरी कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। So two resistors are said to be connected in series if only one end of their ends point are joined. In series connection current flowing through each resistor remains same, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो तो सेम है, लेकिन अगर हम बारेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है। चलिए मैं एक फ्रेस बता रहा हूँ। मान लीजिए एक रेसिस्टर है, ये आयरन का है, मैं आयरन का एक वायर लिया। अब आयरन के वायर को मैं कॉपर के वायर से जोड़ दिया, तो आयरन के वायर का रेसिस्टेंस अलग है, कॉपर के वायर का रेसिस्टेंस अलग है। कॉपर के वायर को फिर मैंने
सिल्वर के वायर से जोड़ दिया। अब जरा सोचो, सिल्वर के वायर से जोड़ दिया। अब मैं यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है मैं पास कर रहा हूँ। 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जब इससे पास होता है, अब ये आयरन का रेसिस्टेंस है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सपोज मान लो 100 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्योंकि ये आयरन का बना हुआ है, किसका बना हुआ है, आयरन का, तो ये सपोज कि 100 वोल्ट है, तो ये ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, तो 90 वोल्ट हो जाएगा। अब ज़रा सोचो कि ये जो कॉपर का है, एक मिनट, यहाँ पर 90 वोल्ट हो जाएगा। अब देखो ये कॉपर का वायर है, कॉपर के वायर में रेसिस्टिविटी कम होता है कंपेयर टू आयरन। तो अगर मान लो यहाँ पे 90 वोल्ट है, रेसिस्टिविटी के कारण क्योंकि कम हो रहा है, तो ये जो है आपका 85 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा सोचो कि यहाँ पे 85 वोल्ट है, लेकिन रेसिस्टिविटी ये सिल्वर है, सिल्वर जो है उसकी रेसिस्टिविटी और भी कम होता है। मान लो इसका जो है 82 वोल्ट हो गया ड्यू टू रेसिस्टिविटी। ध्यान से देखना, अब ये वोल्टेज जो है वो कम हो रहा है। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, अब इसका और इसका डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 10 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर हम इसमें इसमें देखेंगे तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें डिफरेंस आपको दिख रहा है 5 वोल्ट का, और इसमें इसमें आप देख रहे हो तो कितने का डिफरेंस है, तो इसमें डिफरेंस हो रहा है 3 वोल्ट का। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा वो वैरी करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट अगर 10 एम्पियर है तो ये लास्ट में भी 10 एम्पियर ही रहेगा। इतना क्लियर? तो यही सेम यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो अगर हम ऐसे कनेक्ट करते हैं तो इन दिस सिचुएशन अगर हम बात करेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1, इसको हम R1 लेते हैं, इसको R2 लेते हैं, इसको R3 लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आप देखो 10 एम्पियर है, वो सेम टू सेम 10 एम्पियर ही रहने वाला है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा कि ओवरऑल द सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस आर द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ध्यान से देखना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अभी हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू IR, क्या पढ़े हम लोग, V इक्वल टू IR। इससे हम क्या करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग यही है, तो V इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस को हम कनेक्ट करेंगे रेसिस्टेंस को, उतने हम इसमें, अगर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट 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 प्लस Rn तक रहेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 की अगर हम बात करेंगे, इससे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, देखो ना, R1 अभी पढ़े हैं V इक्वल टू IR, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। और हम जानते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन इज V, मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। इट मीन्स व्हाट, V इक्वल टू I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि देर आर टू रेसिस्टेंस ऑफ 5 ओम एंड 10 ओम and 10 ampere electric current is passes through the conductor, तो फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपल करेंगे कि V इक्वल टू I R1 प्लस R2, I आपको 10 एम्पियर है और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 15, मीन्स कितना हो जाएगा, 15 10 जा 150। ओके 150, समझ गए ना? हेलो, ओके गुड। लेकिन अगर यही अगर पैरेलल होगा, पैरेलल मीन्स व्हाट, या सोचो कि अगर एक रेसिस्टेंस
आई, मान लो आई यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। अब यहाँ पे एक हम रेसिस्टेंस को जोड़ दिए हैं, यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है, अब यहाँ पे भी एक रेसिस्टेंस है। सपोज ऐसे हम कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे भी आया है। अब इन दिस सिचुएशन क्या होगा, इन दिस सिचुएशन कि आई जो इलेक्ट्रिक करंट है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे तो क्या है, एक ही लाइन में है ना, इसलिए आई जो है हर जगह पे सेम है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो कि आई जो है वो एक्चुअली जंक्शन के बाद वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। मतलब इधर जो है वो I1 करंट जा रहा है, इधर सपोज I2 करंट जा रहा है, इधर जो है वो I3 करंट जा रहा है। अब ये रेसिस्टेंस मान लो R1 है, R2 है, R3 है। तो इन दिस सिचुएशन द वोल्टेज जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ये पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका सेम रहने वाला है। मीन्स व्हाट, ये V होगा, V ये भी V होगा, ये भी V होगा, ये भी V होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं V इक्वल टू आई आर, इट मीन्स I इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला से देखेंगे, क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इक्वल टू V अपॉन R3। तो इन दिस सिचुएशन आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक करंट, देखो यहाँ पे फिर से I1, I2, I3 मिलके I ही हो रहा है। इसलिए अगर हम बोलेंगे कि I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में I इक्वल टू ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा सिंपल सी। अगर नहीं भी ये सब समझ में आ रहा है इतना याद रखो। और अगर सीरीज में है तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। तो अगर यही सेम कॉन्सेप्ट होता है कि अगर 10 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट जो है हम पास कर रहे हैं एंड 2 रेसिस्टर को 5 ओम एंड 10 ओम रेसिस्टर को हम कनेक्ट किए हैं, किसमें, पैरेलली कनेक्ट किए हैं। अगर पैरेलली कनेक्ट किए हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो अभी हम बताए हैं V इक्वल टू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या है, 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, 10 इंटू नीचे 10, 2 प्लस 1 3, 3 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। वहाँ पे कितना आया था 50, 150, यहाँ पे कितना आया है 10। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर पैरेलली जोड़ते हो, ध्यान से देखना, अगर पैरेलली जोड़ते हो किसी भी रेसिस्टेंस को तो उसमें जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ सेम यहाँ पे दिया हुआ है, जो मैं आपको बताया हूँ वही है, कुछ और नया नहीं है। ओके, तो अगर पैरेलल होगा तो ये कॉन्सेप्ट होगा I इक्वल टू V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, तो नॉर्मली जो हमारा जनरल कंपटीशन है उसमें यही तक पूछता है, लेकिन इसके अलावा और भी है। जैसे एग्जांपल के लिए गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, आमीटर, ये सब जो यूनिट है, जो मेजरमेंट है, वो कहाँ पे काम आता है, तो इसके लिए मैं एक और रिकॉर्डिंग करूँगा, एक और लेक्चर होगा, मैं उसमें बता दूंगा। क्योंकि आज मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया है और एक्चुअली ये थोड़ा डीप में होता है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आता है, जो भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा आज। इसको एक बार मैं PDF सेंड कर दूंगा, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर मैं नेक्स्ट टाइम अब जो पढ़ाने वाला हूँ सेल के बारे में, क्या पढ़ाऊँगा मैं, सेल के बारे में, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है, ओके।